स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं इग्नाइटेड ब्रेन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक है, जिसे आज हम आगे लेकर चलेंगे। चेरनोबिल। चेरनोबिल अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा, एक हिस्ट्री जिसकी वजह से यूएसएसआर का फॉल हुआ और सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो आज तक इस धरती पर हुआ है। आज तक उससे बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर इस धरती पर नहीं हुआ। वो अपने आप में एक ऐसा इवेंट है जो दोहराया ना जाए तो ही बेहतर है। हम हमारी पिछली वीडियो में चेरनोबिल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन जो इवेंट्स चेरनोबिल में हुए उसके बारे में जानना अभी भी बाकी है। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है ये हमारी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी हटके होने वाली है। यहाँ पर हम चेरनोबिल मिनी सीरीज़, जो कि मई 2019 में रिलीज़ हुई थी और जिसके डायरेक्टर हैं जोहन रैंक, ये वेब सीरीज़ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसके हर एपिसोड की स्टोरी डिटेलिंग के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर एक पर्सन बैठकर कुछ टेप्स रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसके बाद वो पर्सन वहीं पर सुसाइड कर लेता है। तो आखिर ये पर्सन है कौन और उसने ऐसा क्यों किया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि चेरनोबिल को 1970 में बनाया गया था और इसके पास ही बसाया गया था प्रिपियट, जिसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत चेरनोबिल था। चेरनोबिल को बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न कोल्ड वॉर भी था, क्योंकि उस समय रशिया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी सोवियत संघ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका आगे निकलता जा रहा था और उसको पीछे करने के लिए या फिर इस रेस में आगे निकलने के लिए यूएसएसआर भी ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहा था। इसके बाद जो सीन हमें दिखाया जाता है 26 अप्रैल 1986, जब ये ब्लास्ट हुआ था। कंट्रोल रूम, यहाँ पर ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी वहाँ पर एक आदमी दौड़ कर आता है और कहता है कि कोर फट चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि ये हाइड्रोजन टैंक है जो एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि उनका मानना था कि आरबीएम के रिएक्टर कभी एक्सप्लोड नहीं करते, जो कि चेरनोबिल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता था। एक बात ये भी थी कि जो वहाँ का सीनियर चीफ इंजीनियर था डिएटलोव, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता था या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था जो उसे पसंद ना हो, क्योंकि इसका मतलब होता चेरनोबिल से नौकरी खो देना। और नौकरी का मतलब केवल नौकरी ही नहीं होता, बल्कि वो घर भी उन्हें खोना पड़ता जो उन्हें प्रिपियट में रहने के लिए मिला था। इस वजह से वहाँ पर कोई भी डिएटलोव या फिर काउंसिल की बात को ना मानने की गलती नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहाँ पर वो लोग आग के ऊपर बैठकर कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो जलन महसूस ही नहीं हो रही। मतलब ये सिचुएशन वर्स्ट से भी ज़्यादा वर्स्ट है। और उसी पावर प्लांट में काम करने वाले ज़्यादातर लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि ये क्या हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को तो ये लगता है कि ये अमेरिकन्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी है, लेकिन रेडिएशन ऑलरेडी 3.6 रोंटेगन पे पहुंच गया होता है। रोंटेगन एसआई यूनिट है रेडिएशन के लिए। अब यहाँ पर आइडियली होना तो ये चाहिए था कि सिचुएशन को देखकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया जाता है ताकि वो आकर छत की आग को बुझा सके। और क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए सबको ये कहा जाता है कि सारे काम मैनुअली किए जाएं और इसके लिए डे शिफ्ट को भी बुला लिया जाए। लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर प्रिपियट शहर में जो लोग नहीं जानते कि यहाँ पर क्या हुआ है, वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि ये धमाका कैसा था, क्योंकि ये धमाके से जो शॉकवेव निकली थी उसने प्रिपियट को भी हिला दिया था। वहाँ पर एक रेलवे ब्रिज है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं इस आग को देखने के लिए, लेकिन आज उस ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस ब्रिज पर आए सभी लोग या तो मारे गए या फिर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो गए। और फायर फाइटर्स जो कि नहीं जानते कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं, वो आग बुझाने में लग जाते हैं और उन सभी के चेहरे लाल होते हुए नज़र आते हैं, जो कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का पहला लक्षण है कि जो स्किन का कलर है वो रेड होने लगता है।
लेकिन कंट्रोल रूम का मेन फोकस रिएक्टर कोर से वाटर के फ्लो को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिएक्टर का फ्यूल मेल्ट हो जाएगा और रेडिएशन लीक होने लगेगा। लेकिन वहाँ पर कोई कोर बचा ही नहीं होता, लेकिन वो इस बात को नहीं मानना चाहते। सुबह 5:20 पर एक मीटिंग की जाती है जिसमें ये तय किया जाता है कि कोई भी टाउन में एंटर नहीं करेगा, कोई भी टाउन से बाहर नहीं जाएगा। सभी फ़ोन लाइनें काट दी जाएंगी ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। एक तरीके से वो सिटी को सील कर देते हैं। वो सिटी प्रिपेयर्ड, जिसे उन्हें खाली करा लेना चाहिए था और सभी लोगों को इमीडिएटली इवैक्यूएट कर देना चाहिए था, उसे वे इवैक्यूएट कराने के बजाय उस टाइम सील कर देते हैं। अब जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उन्हें वार्न करने के लिए एक और आदमी जिसका नाम सिटनिकॉव है वो आता है और कहता है कि जो रेडिएशन है वो 200 रोंटेगन को क्रॉस कर चुका है। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि जो मीटर, जो डोजीमीटर तुमने यूज़ करा है रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, वो ही ख़राब है। डोजीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेडिएशन मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के तुरंत बाद एक कमेटी बनाई जाती है यूएसएसआर प्रेसिडेंट गोर्बाचोव के द्वारा और इसमें अपॉइंट किया जाता है वैलेरी लिगासोव को। ये वही पर्सन है जिन्होंने ओपनिंग सीन में सुसाइड किया था। रियलिटी में भी वैलेरी लिगासोव की टेप्स, रिकॉर्डेड टेप्स की वजह से ही चेरनोबिल की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ पाई थी और उन्होंने उसके बाद सुसाइड कर लिया था। इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद वैलेरी लिगासोव ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से इस इंसिडेंट पे पर्दा डालना यूएसएसआर के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था और चेरनोबिल की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ पाई। इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई अधिकतर बातें बिल्कुल ही सच हैं। चेरनोबिल के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस वेब सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।